भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। सवाल कि क्या सिनेमा जातिवादी हो सकता है? जवाब है हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि सिनेमा उसी समाज का हिस्सा है जिसके भीतर जातिवाद पल कर फूल कर बड़ा हुआ, और इतना बड़ा हुआ कि उसके खिलाफ कानून बनाने पड़े। बॉलीवुड फिल्म फुले को लेकर उठा विवाद उस इतिहास पर आघात है जिसमें हम देश के एक बड़े तबके को हजारों साल तक मनुवाद की बेड़ियों में बंधा हुआ पाते। बॉलीवुड में पहले भी कई छोटी फिल्में ऐसी बनी हैं जो बहुजन सुधारकों के जीवन पर आधारित रहीं, लेकिन यह पहली बार है जब फुले दंपत्ति की कहानी को मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्म में एक बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा था। फिल्म की रिलीज की तारीख पहले महात्मा फुले की जयंती पर यानी 11 अप्रैल रखी गई, फिर तमाम कंट्रोवर्सी हुई और तारीख बढ़ा के 25 मार्च की गई। दरअसल सेंसर बोर्ड ने फुले फिल्म पर कैंची चलाई, कुछ सीन्स को हटाने की बात, कुछ डायलॉग्स को हटाने की बात, फिल्म से कुछ शब्द और सीन हटा दिए। ये वो सीन है, इन्हें आपको देखना चाहिए। आपको फुले फिल्म पर हुई कंट्रोवर्सी को नजदीकी से जानना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो जानना चाहिए वो ये है कि बॉलीवुड पर शुरुआती दिनों से लेकर अब तक कैसे उच्च जातियों का दबदबा बना रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि धड़क फिल्म में जाति क्यों गायब? नागराज मंजुले की सैराट एक दलित लड़के और ऊंची जाति की लड़की की प्रेम कहानी थी, पर जैसे ही करण जौहर ने इसका रीमेक धड़क बनाया, दलित किरदार गायब थे। क्यों? क्या आपको पता है कि लगान का इकलौता दलित किरदार का नाम था कचरा? हम नहीं खेलेंगे। हमरे साथ ना ये हमरे साथ नहीं खेल सकत। क्या किसी सवर्ण किरदार का नाम हो सकता था उस समय? जो मर मर के इसको गेंदबाजी करता हुआ दिखाया गया, उसमें भी दलित की पहचान सिर्फ गंदगी, खराब नाम, खराब कदकाठी और कमजोर दिखाई गई। क्यों? दलित किरदार बॉलीवुड में या तो मजाक बनते हैं या दृश्य रहते हैं। इतिहासकार निकोलस मिल्स ने एक शब्द दिया था, अ कल्चर ऑफ ह्यूमिलेशन, यानी अपमान की एक पूरी संस्कृति। अगर बॉलीवुड को समझने के लिए कोई एक लाइन सबसे सही हो सकती है तो शायद यही है। यह इंडस्ट्री है जहां जाति और पैसे की पकड़ इतनी गहरी है कि सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का ढांचा उसी के हिसाब से चलता है। लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सोचने समझने के तरीके को भी बदल रहा है, और बॉलीवुड उस सोच को सीमित कर देता है। यह सिर्फ फिल्म नहीं बनाता, एक पूरी दुनिया बना देता है। गॉसिप वेबसाइट्स, रिव्यू चैनल, ट्रेंडिंग न्यूज और वो इंफोटेनमेंट जिसमें असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस माहौल में दलितों की जिंदगी, उनकी लड़ाई, उनकी कामयाबी सब या तो गायब कर दिया जाता है या फिर घिसे पिटे ढंग से ही दिखाया जाता है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि अब ये हम सबको एक नॉर्मलाइजेशन, एक सामान्य लगने लगा है, जैसे सब ठीक हो रहा है, जैसे यही सच हो, जैसा पर्दा जो दिखा रहा है वही असली दुनिया हो। बॉलीवुड के बाहर जैसी दुनिया है, अंदर वैसी ही कहानी चलती है। यहाँ हर इंसान को एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाकर बेचा जाता है। भावनाओं की जगह मुनाफा देखा जाता है। फिल्म की कहानी से ज्यादा यह देखा जाता है कि फिल्म कितने पैसे कमाएगी। अब हालत यह है कि क्रिसमस, दिवाली और ईद जो कभी हमारे त्योहार थे, अब रिलीज डेट बन गए। क्रिसमस मतलब आमिर खान, ईद मतलब सलमान खान, दिवाली मतलब शाहरुख खान। कोई और भी समझदार फिल्म मेकर इन तारीखों पर अपनी फिल्म लाने की गलती नहीं करता है। इस कल्चर ऑफ ह्यूमिलेशन के भीतर ही बसे हैं बॉलीवुड के असली दरबान। उत्तर भारत के पितृसत्तात्मक समाज से निकले मर्द जिनकी पहचान मूंछों और मस्कट से होती है। यशराज फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, राजश्री फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन जैसे पारिवारिक बैनर्स के मुखिया बनकर रिटायर होना हर अभिनेता का अंतिम सपना है। बॉलीवुड का हीरो भी साहित्यिक परिभाषा से गढ़ा गया है। वो ऊंचे कुल में जन्मता है ताकि जब उसकी मौत या दुख दिखे तो वो ट्रेजेडी कहलाए, यानी हीरो वही जो सवर्ण हो और उसके संघर्ष को देखकर लाखों लोग उसे अपना सपना माने। बॉलीवुड के इस हीरो विरासत में बनाए रखने का पूरा श्रेय प्री प्रिपरेशन जमींदार स्टेट को जाता है, जहां फिल्म परिवारों की नई पीढ़ियां बड़े आराम से अवसर और असफलता दोनों की वारिस बनती है। राजेश खन्ना, गुरुदत्त, सुनील दत्त, दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह तक ये पठान और पंजाबी नाम आज भी बॉलीवुड के नक्शे पर सबसे मोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं।
बॉलीवुड की ये 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन यानी कुछ गिने चुने परिवारों और लोगों को आपस में जुड़ा रहना आज सत्ता का केंद्र बन चुकी है। इसमें न सिर्फ एक मोनोकल्चर को जन्म दिया है बल्कि उसे सिनेमाई औसतन में तब्दील कर दिया है। अब तो हाल ये है कि जो भी कहानी उस मछलीदार घर के पास बनती है वो अपने आप ही दीवार के बाहर आती है। वो या तो गलत समझी जाती है या फिर पूरी तरह से बेसिर पैर ढंग से पेश की जाती है। जब बॉलीवुड में फैले एकाधिकार और भाई भतीजापात पर सवाल उठाया गया तो सैफ अली खान ने जवाब दिया कि एक्टर्स के बच्चे जेनेटिक्स से एक्टिंग लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी वही पुराना ऊंची जातियों का तर्क, हम यहाँ योग्यता से पहुंचे हैं, विशेषाधिकार से नहीं। जबकि हकीकत यह है कि सदियों से संसाधनों पर एकाधिकार को ये लोग आज भी मेरिट का नाम देकर सामाजिक न्याय का मजाक उड़ाते हैं। बॉलीवुड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, जिसकी कीमत करीब 185 अरब डॉलर आकी जाती है, उसमें 100 साल में सिर्फ 3 ऑस्कर नामांकन कमाए हैं। इतना बड़ा उद्योग, इतनी छोटी सोच, इसकी वजह उसका रिडक्टिव गेज है जो हर कहानी को एक सांप्रदायिक, जातिगत या क्षेत्रीय स्टीरियोटाइप में समेट देता है। नेपाली गोरखा हमेशा भोला और धीमा, ईसाई शराबी जिसकी बेटी आसानी से मिल जाती है, सिख जो सिर्फ जोर से हंसने और सिंग साइज में जीने के लिए होता है, मुस्लिम दोस्त जो हर कहानी में बस दोस्त होता है, उसकी दोस्ती कभी रिश्तेदारी में तब्दील नहीं होती। बॉलीवुड में एक दलित किरदार के लिए सबसे ऊंची उम्मीद क्या हो सकती है? बस इतना कि वो ब्राह्मण नायक के उत्थान का माध्यम बन जाए, कहानी का केंद्र नहीं। बस उसकी परछाई, दलित की छवि हमेशा सवर्ण दृष्टिकोण से गढ़ी जाती है, जो या तो उसे अदृश्य बना देता है या फिर एक अति परिचित, गंदा और लाचार चेहरा जिसकी हर उम्मीद, हर ख्वाहिश सवर्ण की स्वच्छता और ईश्वरत्व की कसौटी पर कसी जाती है। इसी दुनिया में आता है छोटे शहर का नया कलाकार जो बनना चाहता है अगला शाहरुख खान। हो सकता है वो भी सवर्ण हो जैसे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन बस यहीं तक मेल होता है। इसके बाद की कहानी, लकीरें अलग अलग खिंच जाती हैं। सुशांत भी टीवी से फिल्म में दुनिया में आए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? कॉफी विद करण जैसा एक शो जहां बाहरी लोग बन जाते हैं तमाशा और दर्शक मजाक उड़ाते हैं, मेजबानों की हंसी का हिस्सा बनते हैं। तो मैंने कब कहा कि कॉफी विद करण कोई सीरियस शो है? तो जो उन्होंने कहा वो सीरियसली बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हंसी मजाक की बातें होती रहती हैं उस प्लेटफॉर्म पे, उस शो पे। सीरियसली लेना क्या, लोग बहुत समटाइम्स कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव या टची हो जाते हैं। एंड आई थिंक हम जो बातें करते हैं वो फन की बात, मेरे ऊपर भी बहुत सारा मजाक उड़ाया गया है। बॉलीवुड की इस कल्चर ऑफ ह्यूमिलेशन में जो बाहरी होता है वो होते हैं सबसे असुरक्षित, क्योंकि ना उनके पास गॉडफादर होते हैं, ना कोई पारिवारिक, ना फेल सेफ सिस्टम, ना कोई बताने वाला कि जब फिल्म नहीं चले तो क्या करना चाहिए, ना कोई ये समझाने वाला कि डिप्रेशन को छिपाना नहीं, समझना जरूरी है। वहीं स्टार किड्स के पास सलाहों की विरासत, धैर्य का डीएनए और एक ऐसा नाम जो नाकामी को भी एक और मौके में बदल सकता है। नए कलाकारों के लिए नाकामी एक लेथल डोज बन जाती है, जबकि मानसिक तनाव से उबरने की कोशिश को कमजोरी समझा जाता है। इस डर से कहीं कोई बड़ा निर्माता या निर्देशक उन्हें अनस्टेबल ना घोषित कर दे, और तब शुरू होती है एक और अदृश्य लड़ाई, सेल्फ मेडिकेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन और अंततः खामोशी। यह जो समाज है ना, यह आदमी को मर्द बनना सिखाता है, इंसान नहीं। और मर्द बनने की पहली शर्त है दर्द मत दिखाना। पितृसत्ता ने हमें ये झूठ बेचा कि जो मर्द अपने जज्बात जाहिर करता है, जो रोता है, टूटता है, वो कमजोर पड़ता है, मर्द नहीं होता। इसी झूठ की वजह से दुनिया भर में ज्यादा मर्द आत्महत्या करते हैं, क्योंकि ना तो वो मदद मांग सकते हैं, ना उन्हें कोई मदद करता है। और जब किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी या सुसाइडल थॉट्स होते हैं तो हम उसे कमजोर दिमाग का पागल या नास्तिक कहकर निपटा देते हैं। जैसे कभी HIV एड्स को कहा गया था कि गए कैंसर, क्यों? क्योंकि हमें बीमारी से ज्यादा डर उसके सामाजिक मतलबों से था। मानसिक बीमारी से जूझ रहा कोई शख्स जब थेरेपी और दवाइयों के सहारे खुद को संभालने की कोशिश करता है तो ये रास्ता आसान नहीं होता। कभी दवा असर नहीं करती, कभी साइड इफेक्ट्स जिंदगी का बुरा हाल कर देते हैं। और जब डॉक्टर भी बस ट्रायल एंड एरर में लगे होते हैं तो बहुत से लोग कैनाबिस जैसे विकल्प चुनते हैं।
एक आखिरी सहारा समझकर, लेकिन द लैंसेट जैसी मेडिकल जर्नल ने कई बार कैनबिस के नुकसान बताए हैं, खासकर तब ये दवाइयों के साथ दिया जाए या बगैर किसी निगरानी के। फिर भी आखिर में फैसला मरीज के हाथ में होता है, और जब वो अकेला होता है तो अक्सर गलत रास्ते ही चुने जाते हैं। लेकिन बॉलीवुड ने तो टॉक्सिक मस्कुलिन को ही स्टारडम की सीढ़ी बना दिया है। संजय दत्त, सलमान खान, सैफ अली खान ऑफ स्क्रीन ये बैड बॉयज ऑफ बॉलीवुड कहलाए। ऑन स्क्रीन बच्चन का एंग्री यंग मैन, दत्त का खलनायक, शाहिद का कबीर सिंह, यहाँ तक कि हिंसा, गुस्सा, शराब और बदतमीजी को स्टाइल बना दिया गया। शोले से लेकर वासेपुर तक हर फिल्म ने गांव कस्बों की जातिवादी दुनिया को ग्लैमराइज किया, जहां मर्द मूंछों पर बात करता है और औरत हास्य का पात्र होती है। और अगर कोई इस लिंग द्वैत को तोड़ने की कोशिश करे तो उसके लिए बॉलीवुड में जगह नहीं है। यहाँ क्लासेट में रहना मजबूरी है, चाहे आप कितने भी बड़े निर्देशक क्यों ना हो। जैसा कि जेंडर थ्योरिस्ट जूडिथ बटलर कहती हैं कि जेंडर एक प्रदर्शन है जिसे बार बार दोहराया जाता है ताकि ये झूठ इल्यूजन बने कि मर्द और औरत कोई जन्मजात पहचान है। लेकिन सच यह है कि मर्दानगी और औरतपन ये दोनों ही समाज के बनाए हुए परफॉर्मेंसेज हैं जो सिर्फ पितृसत्ता को बनाए रखने के लिए। बॉलीवुड का एक बड़ा पर्दा अक्सर मर्द की एक ही परिभाषा दिखाता है, मजबूत, गुस्सैल, दबंग, औरत पर हावी। लेकिन इस घने धुएं के बीच कुछ नरम मर्दानगी की रोशनी भी टिमटिमाती है। राजकुमार राव, विक्रांत मैसी, ईशान खट्टर, आयुष्मान खुराना और सुशांत सिंह राजपूत उन चंद नामों में से हैं जिन्होंने पर्दे पर एक और किस्म का मर्द दिखाया, संवेदनशील, संघर्षशील और कई बार खुद से भी जूझता हुआ। आज का बॉम्बे सिनेमा हिंदुत्व के ग्रैंड नैरेटिव बिल्डिंग के अभियान का अहम हिस्सा बन चुका है। बेशर्म सेंसर बोर्ड जो द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी पर बनी एजेंडा वाली फिल्मों को बिना किसी गहरी छानबीन या सवाल किए पास कर देता है, वो फुले जैसी समाज सुधारकों पर बनी फिल्म को कैची से नापता है। सावित्री बाई को पेशेवर ब्राह्मणों के हाथों से जो तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ा वो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। ये सभी को मालूम है कि भारत के 2 शाही राज्यों में ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया था। एक पुणे के आसपास, एक का पेशवाई और दूसरा त्रावणकोर राज्य, जहां दलित महिलाओं के अपने शरीर के ऊपरी हिस्सों को ढकने की अनुमति नहीं थी। यह अचरज की बात नहीं है। ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग को फुले फिल्म पर आपत्ति हो रही है। उन्होंने अपनी विशेषाधिकारों का उपयोग करके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन अब अंबेडकरवादी और दलित, बहुजन, बौद्धिक फिल्मकार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म बना रहे हैं। यही कारण है कि कुछ लोग मिलकर इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। जो लोग फुले, अंबेडकर और पेरियार के कामों को पढ़ चुके हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं, लेकिन किसी व्यक्तिगत ब्राह्मण से घृणा नहीं रखते। यह अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। फुले ने अपनी पहली स्कूल लड़कियों के लिए विशेष रूप से ब्राह्मण विधवाओं के लिए शुरू किया, क्योंकि वे जानते थे कि विधवाओं या बाल विधवाओं का सबसे बड़ी संख्या ब्राह्मण समुदाय से आती है। फुले मूवी के जिस सीन पर विशेष आपत्ति जताई गई उसमें एक लड़का पारंपरिक ब्राह्मण पोशाक में सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंकता है। सेंसर बोर्ड ने चिंता जताई कि ब्राह्मणों की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। 100 बात की एक बात कि सेंसर बोर्ड द्वारा उठाई गई इन आपत्तियों के मूल में ही फुले दंपत्ति की सच्चाई छुपी है। सवाल यह है कि जब दलित समुदाय खुद अपने जाति नामों से महार और मांग का सम्मान करते हैं तो फिर ब्राह्मण संगठनों को इन शब्द पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। दलित अपने जाति नामों का उपयोग ठीक वैसे ही करते हैं जैसे ब्राह्मण शर्मा और शास्त्री का प्रयोग करते हैं या क्षत्रिय सिंह का। इन जाति नामों में अंतर्निहित पहचान का ऐतिहासिक वर्णन है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब इन जाति नामों का संबंध ऊंच नीच के भेद से जोड़ा जाता है। महात्मा फुले ने अपने पूरे जीवन में इसी भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसका उद्देश्य हर जाति, पेशे और नाम को सम्मान देने की कोशिश करता था। भारत में अछूत प्रथा ने कई सदियों तक विभिन्न रूपों में अपना प्रभाव दिखाया है। उदाहरण के तौर पर शूद्रों और दलितों को यह सजा थी कि अगर वे वेद का पाठ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उनकी जीभ काट दी जाती थी या उनके कान में गर्म तेल डाल दिया जाता था। महिला को ऊपरी वस्त्र पहनने की अनुमति नहीं थी या शूद्र और दलितों को मंदिरों के रास्ते पर चलने से रोका जाता था।
आखिर क्यों इन क्रूर प्रथाओं को फिल्मों में दिखाने से मना किया जाता है? जब हुआ है तो दिखाया भी जाएगा ना। सवाल यह है कि बॉलीवुड की ऊपरी जातियों से मोहब्बत आज की नहीं, दशकों पुरानी है। अपनी देखी हुई फिल्मों पर जब आप गौर फरमाते हैं तो आप पाते हैं जब भी कोई मुख्य किरदार गढ़ा जाता है तो ज़्यादातर सवर्ण हिंदू परिवार से आता है, जैसे हीरा ठाकुर। किसी फिल्म में अमेरिका लंदन से एनआरआई का बेटा आता है, दिल्ली मुंबई मिडिल क्लास परिवार रहते हैं उसके वहाँ आता है। ऋषिकेश मुखर्जी की अल्टरनेटिव सिनेमा में कैरेक्टर हो या सब हिंदी सिनेमा की कहानी सवर्णों की कहानी ही लगती है। उसमें कोई गरीब, कोई दलित नहीं दिखाई देता, उसमें शोषण का इतिहास नहीं दिखाई देता, उसमें पितृसत्ता की चोट से दहेज में जलाई गई हजारों लड़कियां नहीं दिखाई देती, दलितों के शोषण के सैकड़ों किस्से नहीं सुनाई देते। फिर जिस बॉलीवुड को हम बॉलीवुड के नाम पर देख रहे हैं वो हमारा इतिहास, हमारे संघर्ष की दुनिया नहीं है, एक आभासी दुनिया है जहां एक आदमी हेलीकॉप्टर से कूदकर 100 लोगों को मार तो देता है मगर अपने देश में हुए जातिवाद पर खामोश रहता है। वह आपका हीरो नहीं हो सकता। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कर दीजिए भारती न्यूज़ को ताकि ऐसी और तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।